आदरणीय भगवान दादा, आदरणीय भंते साक्षी जी, आदरणीय मसीह जी, आदरणीय मंजीत सिंह जी, पुलिस निरीक्षक आदरणीय सैयद मजहर साहब, गुलाम जिलानी है, स्टेज पर मौजूद अनूप के आवर से सिर्फ 10 बजे तक का टाइम होता है। ये पटाखों का टाइम मेरे हिसाब में नहीं लिखा जाए। सबसे पहले तो हमारे जालना के जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई शेख माजिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये आज के इस दौर में कौमी एकजहती का पैगाम इस ईद मिलन प्रोग्राम के जरिए उन्होंने जो रखा है वो आज वक्त की जरूरत है। मैं तमाम जालना की आवाम को ईद मिलन के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया है उन सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। जो अच्छा काम करते हैं दुनिया उसकी दखल लेती है। ये इस बात की गवाही है कि इसमें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उनको आज इस कार्यक्रम के जरिए उनकी पीठ थपथपाने का, उनकी हौसला अफजाई करने का जो काम किया गया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आज अगर मुझसे कोई सवाल करेगा और पूछेगा कि मेरा भारत कैसा होगा, मेरा भारत कैसा है, मेरे सपनों का भारत कैसा है, अगर कोई मुझसे ये सवाल करेगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि मेरे सपनों का भारत यहां पर स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा देश है, जहां पर हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन समाज के हो, मुसलमान हो, सिख समाज से हो, ये हम सब एक साथ मिलकर जब आते हैं तब भारत बनता है। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो जाए तो भारत अधूरा रहेगा। इसीलिए आज जहां कहीं पर भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, मैं कुछ दिन पहले अहमदनगर के अंदर गया था और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि वहां पर भी मजलिस के द्वारा एक कौमी एकजहती का ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया था। वहां पर भी एक फादर मौजूद थे, हमारे बुद्धिस्ट समाज के एक भंते जी थे, और जहां पे कार्यक्रम हो रहा था उसी के सामने एक हनुमान मंदिर थी। उस हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी है वो भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। अगर ये लड़कों को अगर नहीं सुनना है सामने तो बाहर जा सकते हैं।
जबरदस्ती आपको बैठने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। कुछ अच्छी बातें जो आप जितने भी धर्म गुरु है, सिर्फ अगर सुनकर अगर जा रहे हैं आप, तो मैं कहूंगा कि अभी चले जाए। अगर सुनकर उसके ऊपर अमल करेंगे तो मेरे हिसाब से यह कार्यक्रम कामयाब हुआ है, हम ये मानेंगे। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के लोग, लेकिन बात सुनिएगा हर एक की। हर एक मजहब के अंदर इंसानियत की बात हर एक ने की है, और वही इंसानियत कहीं ना कहीं आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उस इंसानियत को हम पीछे छोड़कर जा रहे थे। कहीं ना कहीं हमें ये एहसास हो रहा है कि आज मजहबों के बीच में, जाति धर्म के बीच में कुछ ऐसी दरारें और दीवारें खड़ी की जा रही है। लेकिन ये कौन लोग हैं? मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये इस देश के अंदर महज 2% लोग हैं, चाहे वो मुसलमानों के हो, हिंदुओं के हो, बुद्धिस्ट के हो, क्रिश्चियंस के हो। सिर्फ 2% लोग हैं जो ऐसी हरकतें करना चाहते हैं, जो ऐसी हरकतों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन 98%, 98% जो लोग हैं वो इस देश से मोहब्बत करने वाले हैं, इस देश की एकता को रखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक सभा भिवंडी के अंदर थी। मैं उस सभा का जायजा लेने के लिए एक दिन पहले जब गया तो वहां पर पुलिस अधिकारी आए और वहां पे एक एसीपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझसे ये कहा कि आपकी सभा होने वाली है 2 दिन के बाद। एक तरह का तंज उन्होंने मारा और उन्होंने कहा कि भिवंडी में माहौल बहुत अच्छा है। वो ये कहना चाह रहे थे कि हम अगर आएंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने उस वक्त उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस दिन सभा थी तो मैंने उस दिन महाराष्ट्र की पूरी पुलिस को, महाराष्ट्र की सरकार को एक पैगाम दिया कि राजनीति मेरे लिए, राजनीति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये मुल्क हमारे लिए मायने रखता है, ये देश हमारे लिए मायने रखता है। ये पैगाम हमने उस दिन दिया। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जबानी तौर के ऊपर ये बात कहते हैं। आज मुझे फख्र है, मुझे खुशी है इस बात की कि जिस शहर औरंगाबाद से, जिस जिले से मुझे खासदार बनकर चुनकर भेजा गया है, लोगों के अंदर एक ऐसी डर पैदा की गई थी, एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था 2019 के अंदर की एमआईएम का खासदार चुनकर आया है। अब औरंगाबाद का कुछ सच्चा नहीं है। एक ऐसा माहौल बना दिया गया था, एक खौफ पैदा कर दिया गया था कि अब कैसा होगा इस जिले का, अब कैसा होगा इस शहर का। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि हमने अपने काम के जरिए, हमने सिर्फ जबान के जरिए नहीं, हमने अपने काम के जरिए औरंगाबाद के तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों के दिल जीतने का हमने काम किया है। इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं कि 2019 तो निकल गया, 2024 में कैसा होगा। मैंने कहा पिछले टाइम 5,000 की थी, 2024 में 50,000 की हो जाएगी। कोई भी देखिए, किसी भी जाति धर्म के हो, कोई भी दंगा किसी के फायदे का नहीं होता है। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में 2017 में एक दंगा हुआ। मैं उस वक्त सिंगापुर में था। मैं उसी दिन पहुंचा था।
आदरणीय भगवान बाबा जी, मैं जिस रात वहां पर अपने परिवार के साथ पहुंचा, मैं सुबह रात के 2 बजे अपने होटल में जब गया सोने के लिए, तो करीब 2:30 बजे मेरा लड़का जोर जोर से कमरे को खटखट कर रहा। मैं परेशान हो गया कि 2:30 बजे सिंगापुर के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि जो 2:30 बजे। उसने मुझसे कहा कि औरंगाबाद में कुछ हुआ है और पुलिस कमिश्नर साहब आपको लगातार फोन कर रहे हैं और आप फोन नहीं उठा रहे। क्योंकि मैं उसी दिन पहुंचा था, मैंने कार्ड मेरा यही था, तो व्हाट्सएप नंबर चलता था और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरी बेल नहीं रिंग होती थी। मैंने जैसे ही फोन का देखा उसके अंदर तो पुलिस कमिश्नर साहब के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे। मैंने फौरन उनसे बात किया और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा औरंगाबाद के अंदर हुआ है और मुझे चिंता इस बात की है कि आप औरंगाबाद में नहीं है। मैंने कहा कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा यहां पे बैठे बैठे जितना कंट्रोल हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही घंटों के अंदर शहर का एक हिस्सा जल चुका था। एक हिंदू भाई की मौत हो गई थी, एक मुसलमान बच्चा मर गया था। वो हिंदू भाई भी किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का पति था। वो मुसलमान नौजवान लड़का थी, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई था। दोनों इस दुनिया से चले गए। तब मेरे मन में यह ख्याल आया कि अगर मैं इस पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं तो अब मुझे सिंगापुर में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से कहा कि पहली फ्लाइट लेकर सर मैं औरंगाबाद आ रहा हूं। और मैं पहली फ्लाइट लेकर औरंगाबाद पहुंचा। औरंगाबाद के शाहगंज इलाके की पूरी दुकानें जला दी गई थी। किसकी दुकानें थी? कुछ हिंदुओं की दुकानें, कुछ मुसलमानों की, कुछ सिंधियों की। पूरी की पूरी मार्केट जला दी गई थी। मैं सबसे पहले जब वहां पर पहुंचा तो मैंने उन तमाम जिनकी दुकानें जलाई गई थी, वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, मैंने नहीं देखा। मैंने आते ही ये ऐलान किया कि मेरे जिले की दुकानें जली है, मेरे शहर की दुकानें जली है। मैं 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी दुकानें मैं खड़े करूंगा अपने। और 1 महीने के अंदर रमजान का महीना आने वाला था। छोटे छोटे कारोबारी, कोई चप्पलें बेचने का काम करते, कोई कपड़ों का काम कारोबार करते, कोई आइसक्रीम बेचने का दुकान लगाते थे। 1 महीने के अंदर मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे कहा कि ये देखना नहीं कि दुकान किसकी जली है, वो गरीब है और उस गरीब को दोबारा खड़े करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझसे जब ये दुकानें पूरी तरह से बन गई, तैयार हो गई, तो ये दुकानदार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि कल हम एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं और आपके हाथ से उद्घाटन करना चाहते हैं। मैंने कहा वहां पर ना कोई स्टेज लगेगा, ना कोई फूल पहनेगा, ना किसी का सत्कार होगा। रमजान का महीना था। मैंने जितने मेरे सिंधी भाई थे, हिंदू भाई थे, दलित भाई थे, उन सबको कहा कि अगर इसका उद्घाटन हमें करना है तो कल हम सब साथ में मिलकर उसी शाहगंज की मार्केट के अंदर बैठेंगे और हम इफ्तार करेंगे एक साथ मिलकर बैठ के। और हमने उस दिन हम सब साथ में मिलकर इफ्तार किए और उस कार्यक्रम का, उस दुकानों का हमने उद्घाटन किए। मेरा बोलने का मकसद यह है कि आज जब समाजों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं से ऐसे मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से कभी कोई हिंदू का मुसलमान से, कभी मुसलमानों का कोई दलित से कहीं ना कहीं एक मतभेद पैदा हो जाए। आप ही ने देखा होगा कुछ दिन पहले जब मेरे शहर के अंदर एक राजनीतिक पक्ष ने यह बीड़ा उठाया और कहा कि नहीं अब लाउडस्पीकर बंद होना चाहिए, हम निकालेंगे करके। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रहा। रमजान का महीना था। जिस दिन सभा होने वाली थी वो साहब की, मैं 2 दिन पहले पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए गया और मैं मिलने के लिए क्या गया
कि पूरा का पूरा मीडिया पुलिस कमिश्नर ऑफिस के नीचे इंतजार करता रहा कि अब इम्तियाज जलील आएगा और इम्तियाज जलील ये कहेगा कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं, मैं नहीं आने दूंगा। मैं नीचे आया, मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया, ये सभा होने वाली है, आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा रमजान का महीना चल रहा है, मैं राज साहब को दावत देता हूं कि वो आए और हमारे साथ इफ्तार करे। वो एक ऐसा पैगाम था, वो एक ऐसा पैगाम था कि शायद मदर साहब आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे, हमने एक ऐसा मैसेज दिया कि बहुत सारे सीपी और डीसीपी महाराष्ट्र के जितने भी है वो मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे फैन हो गए। क्योंकि उस वक्त किसी भी सियासी लीडर को, मुझे मालूम है कि आज मीडिया कैसा काम करता है, मैं एक गलत स्टेटमेंट देता, मैं अगर एक गलत स्टेटमेंट देता तो उस वक्त पूरे महाराष्ट्र के अंदर क्या हालत होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक समझदारी का एक स्टेटमेंट हम कैसा पूरे माहौल को बदल सकते हैं, यह आज हमको सोचने की जरूरत है। कव्वाली होली वंदन के टाइम पे शेर शायरी का कार्यक्रम रखते हैं। भगवान बाबा नेक्स्ट टाइम जब भी रखे मुझे जरूर बुलाइएगा। आज हम जो जितने लोग बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा जो खुशी हुई वो लेबरर, वो मजदूर जिसने मेहनत करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, मैं सहयोग करता हूं, मैं सलाम करता हूं कि मैंने ये जिंदगी गुजारी है, मैंने सारी तकलीफें सही है, लेकिन मेरे बच्चों को वो तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक मजदूर कैसी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, वो डॉक्टर्स जो आज जानते हैं कि कोरोना के अंदर हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम कितने भी दावे ठोक ले कि सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, नहीं था। हम जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, जितने भी, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हम सबको उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमको एक नई जिंदगी मिली है। वरना कोरोना के दौर में लाशों को प्लास्टिक की थैली में बांधकर न परिवारों को दिखाया जा रहा था, न घर वालों को दिखाया जा रहा था। घर वाले अपने घर वालों की लाशों को लेने से तैयार नहीं थे। कितने अनजान लोग ऐसे सामने आए थे। इसीलिए अगर हम जिंदा हैं तो ये समझो कि मैं भी मर सकता था, मेरी भी लाश एक प्लास्टिक की थैली में बांधकर दफना दी जाती। लेकिन आज अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं एक मौका मिला है कि मैं समाज की खिदमत करूं, मैं जरूरतमंदों के काम आ सकूं। इसीलिए आप एक आम आदमी ही क्यों ना हो, आज आपको सच को सच बोलना पड़ेगा और गलत को गलत बताना पड़ेगा। हम खामोश है, इसीलिए उन सब की हिम्मतें बढ़ रही है। जिस दिन एक आम आदमी बोलना शुरू कर देगा, उस दिन देखिएगा कैसे माहौल बदलता है। हम खामोश है, इसीलिए कहते हैं ना, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन। सच बोलना बहुत जरूरी है, मगर अगर मैं भी चुप रहा तो फिर बोलेगा कौन। आज हर इंसान को बोलना चाहिए। भंते जी, मैं एक सियासी पार्टी के अंदर काम करता हूं। जब मैं कुछ बोलता हूं तो यह सोचना पड़ता है कि मैं कितने लोगों को तकलीफ दे रहा हूं, कौन मेरे विरोध में जाएंगे, मुझे कितने वोटों का असर पड़ेगा। आज हर राजनीतिक पार्टी का नेता यह सोचकर बोलता है।
शायद मैं अकेला होगा जो मन की बात नहीं करता है, दिल की बात करता है। और दिल की बात जब मैं करता हूं तो उसका असर कैसा होता है, ये सभी के लिए, अलग अलग राजनीतिक पार्टी और धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मैं किसी के भी स्मारक का विरोधी हूं, मैं किसी के भी पुतले का विरोध करता हूं। मैं जब औरंगाबाद में एक सरकारी जमीन एक बड़े नेता के स्मारक के लिए सरकार ने दी, तो मैं अकेला था जिसने विरोध किया और ये कहा, मुझे नाम लेने में कोई एतराज नहीं है, गोपीनाथ मुंडे साहब सिर्फ ओबीसी के ही नहीं, महाराष्ट्र के लोक नेता थे, सभी जाति के लोग उन्हें मानते थे। लेकिन उन्हें मानने वाले लोग ये चाहते थे कि उनका स्मारक बने, और मैं चाहता था कि अगर सही मानों में उन्हें श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम का एक अस्पताल बनाओ, उनके नाम का स्कूल खोलो। मैंने जब ये बात कही, 3 दिन तक मेरे मोबाइल के ऊपर सिर्फ गालियां आते थे। तुझी लायकी आहे का, तुझी इतकी हिम्मत आहे का, तू कुणाच्या बाबतीत बोलतो, तुला आम्ही हे करून टाकू ते करून टाकू। मैं सब कुछ सुनता, लेकिन तय करा था कि अगर उस जमीन के ऊपर बनेगा तो हॉस्पिटल बनेगा। मैं खुद अदालत में गया, हाई कोर्ट के अंदर PIL फाइल किया और यह कहा कि मेरे शहर के अंदर हर इंसान जो कोरोना की वजह से मरा है, वो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं मरा है, उसे अस्पताल में इलाज नहीं मिला, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला। अदालत ने उसकी दखल ली। और फादर, मुझे इस बात की खुशी है कि जिस जगह के ऊपर वो स्मारक बनाना चाहते थे, आज उस जगह के ऊपर 400 बेड का हॉस्पिटल का काम शुरू है। 400 बेड का उस अस्पताल के अंदर कल इम्तियाज जलील खासदार हो ना हो, इम्तियाज जलील राजनीति में हो ना हो, लेकिन जब भी वो गरीब वहां पर उस इलाज करने जाएगा उस अस्पताल के अंदर, कहीं ना कहीं उसके मन में ये सवाल जरूर आएगा, कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि ये अस्पताल में अगर मैं इलाज कर रहा हूं तो मेरे जिले का एक खासदार हुआ करता था इम्तियाज जलील, उसकी वजह से आज मैं ये गरीब अपने इस अस्पताल में आकर इलाज कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे पुतलों का विरोध किया, बहुत गालियां खाया, जान से मारने तक की धमकी दी गई थी मुझे। कितने सारे ऐसे फोन्स मुझे आते थे, लेकिन मैंने तय किया कि अगर तुम 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए किसी के पुतले के ऊपर, किसी के स्मारक के लिए ऊपर खर्च करेंगे, उससे बेहतर है कि स्कूल बनाओ, हॉस्टल बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, अनाथ आश्रम बनाओ। हमारे जिले में एक नेता है, तू कैसा विरोध करतो काय, तू कोण? अरे म्हटलं मी खासदार आहे ना। मैंने फिर एक टीवी डिबेट के अंदर बैठा और मैंने कहा कि ठीक है साहब, अगर पुतला बनाना है तो 1 करोड़ रुपया उन्होंने महानगर पालिका से सैंक्शन किए। मैंने कहा कि साहब 1 करोड़ का पुतला नहीं बनेगा, 2 करोड़ का पुतला बनेगा। बोले कैसा? मैं कहा उस पुतले के लिए 5 लाख रुपए मैं अपने जेब से देने के लिए तैयार हूं, तुम कितने अपने जेब से देने के लिए तैयार है? नेता अपने जेब में हाथ डालकर कभी देता है क्या? और वो भी वो नेता। मैंने कहा कि 5 मैं देता हूं, तुम बोलो तुम कितना देंगे। वो आखिरी दिन था, ना पुतले का जिक्र है,
ना उस पर कोई चर्चा है। लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को भी कह रहा हूं, माजिद भाई, जब भी कोई इस तरह का प्रपोजल आया, आप सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बोलना, ये लो मेरी तरफ से 2 लाख रुपए, तुम तुम्हारी तरफ से बताओ कितना, वो मामला खत्म हो जाएगा और वहां पे हॉस्पिटल बनेगा या आपको वहां पे स्कूल बनने को मिलेगा। आम लोगों को बोलने की जरूरत है और आप लोगों को बोलना चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं जब जालना के अंदर एंटर हुआ तो जिस जोश के साथ यहां के नौजवानों ने इस्तेमाल किया, जो पटाखे फोड़े, जो फूलों से मेरा स्वागत किया, रास्ते में आते आते सोच रहा था अगर असद साहब इजाजत दे तो जालना से ही इलेक्शन लड़ ले। अब ये कार्यक्रम ईद मिलन का है, लेकिन दूसरे अब सोच रहे होंगे यार ये सही में कर दिया तो अपना कैसे। मैं एक बार फिर से माजिद साहब को, चूंकि 10 बजे का टाइम दिया गया है और 10 बजे को हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक अलग मौजू के ऊपर यहाँ पर बुलाया गया था, ईद मिलन का कार्यक्रम था। आने वाले वक्त में चुनाव आएंगे, उस वक्त राजनीतिक भाषण करेंगे और बहुत जमकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।